कराची में डेंगू से रवां बरस की पहली हलाकत रिपोर्ट हो गई है। सोल्जर बाजार का रिहायशी 19 साल नौजवान डेंगू वायरस से दम तोड़ गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू मच्छर का शिकार होने वाले 87 नए मरीज सामने आए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक रवां माह के दौरान शहर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 434 रिपोर्ट की गई है। और आपको बताते चलें कि कराची में डेंगू से रवां बरस की पहली हलाकत रिपोर्ट हो चुकी है। सोल्जर बाजार का रिहायशी 19 साल नौजवान डेंगू वायरस से दम तोड़ गया है। आपको बताएं कि वज़ीर सेहत अज़रा पीचोहो ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया था कि अब तक कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन गुज़श्ता शब जो है ये हलाकत रिपोर्ट हो गई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और अब जो है एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो चुका है, डेंगू का शिकार हो गया है। और आपको बताते चलें कि मज़ीद 434 नए केसेस भी इस हफ्ते में सितंबर के पहले 6 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं। सितंबर में जो है डेंगू सितमगर बन के सामने आ चुका है और उसके केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कराची में डेंगू से रवां बरस जो है वो पहली हलाकत रिपोर्ट हो गई है। सोल्जर बाजार का रिहायशी 19 साल नौजवान डेंगू वायरस से दम तोड़ गया है। काला पुल से मुत्तसिल सड़क भी सीवरेज के पानी से महफूज नहीं रह सकी है। सड़क पर गड्ढे और पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम और हादसात में इजाफा हो रहा है। काला पुल से मुत्तसिल शहर की मसरूफ तरीन सड़क हालिया दिनों मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार दिखाई देती है, जिसकी मरम्मत करवाने के लिए इंतजामिया गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। सेवरेज का पानी और सड़क पर मौजूद गड्ढे खतरनाक हादसात का बाइस बन चुके हैं, जबकि सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर रहती है। बेकार हो, लेकिन ये काम कराने वाला नहीं हमारा गवर्नमेंट। सबको मुश्किल हो रहा है, कटे है, जम पे है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं है कि भाई आगे ये काम करे। जब भी बारिश होती है यहीं पे मतलब गोरखस्थान के ये जो पुल के नीचे पानी जमा हो जाते हैं वो 15-20 मिनट खा जाते हैं और ड्यूटी पे देर से पहुंचते हैं। मुझे नहीं पता था, मैं अपने हिसाब से टाइम से निकला हूँ, ठीक है, ड्यूटी पे जाने के लिए मेरा 15 मिनट खा गया ये। शहरियों का कहना है कि पानी जमा होने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया को कई बार आगाह करने के बाद भी मसाइल हल नहीं हो सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ स्टार सिटी 21। शहर कायद में एम ए जिन्ना रोड पर वाक़े तकरीबन 1 सदी पुराना कराची गोंद जिमखाना ज़बू हाली का शिकार है। गोंद क्रिश्चियन ने 100 रुपए चंदा जमा करके इस ग्राउंड को बनाया था, मगर अब हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। बात करेंगे महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची का एक तारीखी केजीए जिमखाना, जो कि अपनी मदद आपके तहत 1925 में बनाया गया था और गोवन एसोसिएशन जो क्रिश्चियन से उन्होंने बनाया था। और ये देखिए कि तारीखी लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे कराटे भी सिखाए जाते हैं, क्रिकेट भी सिखाई जाती है। और ये देखें कि अपना जो इसका स्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पर जो इंडिया में गोवा है, जो वहाँ के लोग हैं उससे मिलता जुलता फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ तर्ज का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कराची वालों को अगर आप देखें तो अपनी मदद आपके तहत, ये देखें कि उस जमाने में जिसने 100 रुपए दिए थे उसका नाम भी लिखा गया है। और जो इंचार्ज थे 8,000 रुपए दिया, 1700, 100, 840, 700, 300, 200 से होते हुए ये 100 रुपए भी बने और उन लोगों के नाम भी लिखाया गया। ये मेंबर जो हैं उनको 100 रुपए देना जरूरी था। अगर हम ये बात करें तो इसका तर्ज तामीर यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है पिलर्स बड़े अच्छे हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल पुर्तगीज और फ्रेंच तर्ज का है। लेकिन यह है कि ये अब छतों की अगर आप इसकी देखें तो एक तबाह हाली का शिकार है। ये देखें, ये छत अगर है इसकी यहाँ पर, और बहुत अच्छा एक क्रिकेट ग्राउंड है लेकिन ग्रास नहीं है और यहाँ पर पुरानी तर्ज का है। अगर आप इसको रेनोवेट किया जाए, यही जो है अगर किसी इंग्लैंड में कहीं और होता तो यकीनन लोग इसको देख रहे होते। यहाँ पर क्रिकेटर्स भी आते हैं जो कि खेलते हैं, हम उनसे बात कराते हैं। बड़ा पुरानी तर्ज का ये ग्राउंड है, क्या चाहते हो कि यहाँ पे मजीद क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी, हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि ग्रास हो, हम ज़्यादा मेहनत करें, हमें थोड़ा फ़ायदा हो यहाँ पर। अच्छा, आप भी बड़े अरसे से नज़र आते हो, शहर के बीच में है और इतना पुराना एक किस्म का ये तारीखी विरसा है, तो यहाँ पे मजीद हुकूमत की तरफ से ये एसोसिएशन ने अब हाथ उठा लिए, ऐसा लगता है क्या बेहतरी होनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो ये ग्राउंड जो है कराची गोविंद एसोसिएशंस का है, मैं यहाँ का ग्राउंड इंचार्ज हूँ। तो सर, हम अपनी मदद अपने आप यहाँ हर चीज़ कर रहे हैं
और काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारी वॉल भी तोड़ दी गई थी गवर्नमेंट के उससे ना, तो फिर ये कब्जा भी होने वाला था, लेकिन ये हमारा फिर ग्राउंड काफ़ी मतलब पुराना भी है। अच्छा, ये हम अपने नाज़रीन को बताएं, कराची शहर के वस्त में नुमाइश के इलाके में कायदे उनके मज़ार के पास है, अरबों खरबों रुपए की ये ज़मीन है, तो इस पे लोगों की नजरें रहती है। लेकिन चूंकि ये गोवन एसोसिएशन के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये जैसा कि इन्होंने बात की, और यंग क्रिकेटर्स हैं, अगर हम देखें तो आज से कितने साल कबल जो है, तकरीबन पूरी सदी होने वाली है कि 1925 में बनाया गया था, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो लोगों ने चंदा करके 100 रुपए के कलेक्शन से भी ये बनाया है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर इसको तज़यीन और आइश, अगर हुकूमत इस पर थोड़ी सी सरपरस्ती करे, लोकल इंतज़ामिया करे, तो यकीनन यहाँ पे ग्रास भी लग सकती है और बड़ा एक खूबसूरत वेन्यू कराची वालों को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट रहमतुल्लाह शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की सदारत में बरसात के बाद ज़िला शर्की की बहाली और तरक्याती कामों की अंजामदही के हवाले से अफसरान का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि बारिश के बाद ज़िला शर्की के सर्वे का एहतमाम किया जाए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मरकजी शाहराहों समेत दीगर जगहों पर तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि तरक्याती कामों के हवाले से सड़कों और दीगर मुकामात का सर्वे किया जाए, ज़िला में बरसात के बाद पैदा होने वाले बल्दियाती मसाइल की रिपोर्ट मुरतब की जाए, तरक्याती काम करने के लिए महकमा जात अपना किरदार अदा करें। सैलाब के बायस रेलवे ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हो गया है, जिसकी वजह से महकमा रेलवे खसारे की जानिब गामजन है। ऑपरेशन बंद होने से इदारे का मुनाफा 165 मिलियन से कम होकर सिर्फ 50 मिलियन तक रह गया है। बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज़ से ट्रेन ऑपरेशन जो है वो अंदरूनी मुल्क रवानगी के लिए मनसूख है, बंद है, जिसकी वजह से महकमा रेलवे मुसलसल खसारे में जा रहा है। और आज की अपडेट अगर दें तो महकमा रेलवे ने इस हवाले से फिगर जारी किया है। उनका ये बताना है कि तकरीबन जो रोज़ाना की बुनियाद पर महकमा रेलवे 165 मिलियन मुनाफा कमाता था, वो अब कम होकर सिर्फ 50 मिलियन तक रह गया है, जबकि आज की कमाई सिर्फ 39 मिलियन है। सिर्फ यही नहीं, रेलवे के बहुत सारे मुलाजमीन इससे मुतासिर हो रहे हैं, तनख्वाहें लेट आ रही हैं। कुल्ली जो कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान के जिस जिस जगह पर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कुल्ली जितने भी हैं वो सब बेरोज़गार हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका है, ये भी मुनाफा कमाता है, लेकिन आजकल ये भी लॉस में जा रहा है। ऐसा ही है, आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हो? बाजी, हमारा काम यही रेलवे का है, हम किराए पे बैठे हैं, फैमिलियाँ यहाँ रखी हुई हैं, पीछे के हालात ख़राब हो गए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, ऐसा मुल्क में कोई जगह नहीं है जो वो उन्होंने इमदाद नहीं दी, हर जगह पे गए। ये सिर्फ ये मेन एरिया रहता है कैंट स्टेशन, वो कुली है, हमारी तनख्वाह तो नहीं है, हम किराए पे बैठे हैं, दिहाड़ी दे रहे हैं। रेल चलती है तो हमारा गुजारा हो जाता है। अभी ट्रेनें बंद हैं, हमने बहुत इंतज़ार किया ट्रेनें चलेंगी, अभी ट्रेनें नहीं चल रही। बिल्कुल, देखिए, ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त मुश्किल से दो चार हैं, और इनकी मुश्किल ये है कि ट्रेन का पहिया चलता है तो इनके घर का पहिया चलता है, और अगर ट्रेन का पहिया रुक जाएगा तो इनके घर के पहिए भी रुक जाएंगे। और इस वक्त जब से ट्रेन ऑपरेशन मनसूख है, ये तमाम लोग जो हैं वो बदहाली का शिकार हैं। तकरीबन 450 के लगभग कुल्ली कैंट स्टेशन पर काम करता है, जिनमें से सिर्फ 400 लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना उनको अखराजात जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब सिर्फ 50 कुल्ली यहाँ बचते हैं, जो कि इस चीज़ की अपील कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि उनकी कफालत जो है वो की जाए, ख़ास तौर पे इस महीने के लिए जिसमें इनकी ट्रेनें जो हैं वो नहीं चल रही हैं। महकमा रेलवे ये जानते हैं कि इस वक्त खसारे में है, लेकिन महकमा रेलवे के साथ साथ उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खसारे में ही हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में इब्राहिम हैदरी मलीर देघंटू के कब्रिस्तान पर कब्जे के मामले पर समाअत हुई है। दौरान समाअत जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए हैं कि कब्रिस्तान में कब्रें कौन अलॉट कर रहा है। इलाके में तो सारी लैंड माफिया मौजूद है, बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जाली कब्रें तक बनाकर कब्जे हो रहे हैं। मजीद तफसील जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, इब्राहिम हैदरी के कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा नहीं हो रहा मुख्तियार कार की रिपोर्ट के मुताबिक, बल्कि कब्रिस्तान वसी हो रहा है और निजी अफराद की जो मलकियत है उसको शामिल किया जा रहा है कब्रिस्तान में। ताहम जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि यहाँ पर कब्रें कौन अलॉट कर रहा है, और आप ये बात जो कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल और अमली सूरत हाल है उसके मुताबिक यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग होती है, जाली कब्रें बनाकर यहाँ पर कब्जे की
کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان قبضوں کو پکا کر لیا جاتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ مختار کار کی ایک رپورٹ ہے، عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ کیا آپ کو اس رپورٹ پر اعتراض ہے، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں بالکل اس بات پہ اعتراض ہے جو کہ مختار کار نے موقف اختیار کیا ہے اور قبضوں کی اتھینٹسٹی کی بات نہیں کی بلکہ اس سے انکار کیا ہے، تو لہٰذا اس پر وہ جواب الجواب دائر کرنا چاہیں گے، جس پر عدالت نے اب درخواست گزار کے وکیل کو جواب الجواب جمع کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم حیدری کے اس قبرستان کی اراضی پر بڑے پیمانے کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں اور جو مقامی انتظامیہ ہے وہ قبضہ اور جو لینڈ گریبرز ہیں ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان قبضوں کو مستقل بنیادوں پر پکا کروا رہی ہے، لہٰذا عدالت فوری طور پر ایکشن لے اور تمام تر جتنے قبضے ہیں ان کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ بہت شکریہ بلال، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہر میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ شیڈیول میں تبدیلی اور بہتری آئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں ایک بار پھر بندش کے دورانیے میں کمی کر دی گئی ہے۔ ہائی لاسز والے علاقوں میں اب بھی 10 گھنٹوں تک بندش کی جا رہی ہے۔ بات کریں گے حبیب خان سے۔ حبیب بتائیے گا کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر شیڈیول میں بہتری آ چکی ہے؟ بالکل، دیکھیے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار ہے، لیکن شیڈول میں جو ہے وہ کچھ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کا جو اس وقت موقف ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 جون کا جو شیڈول تھا جس میں کراچی کے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر اس کے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن گزشتہ 2 روز کے دوران شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جو دورانیہ ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے، اور شہر کے مختلف رہائشی علاقوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو علاقے لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیے جاتے تھے ان علاقوں میں ایک بار پھر جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے اس میں کمی آئی ہے، اور مختلف علاقوں میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا تھا وہ بالکل طور پر مکمل طور پر جو اس کو ختم کر دیا گیا ہے، جس میں کل بالخصوص اگر بات کریں تو ڈیفینس، کلفٹن، پی سی ایچ ایس، گلشن اقبال، گلستان جوہر اور لیاقت آباد سے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ تھا وہ 0 جو ہے وہ رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت شہر میں جو ہائی لاسز ایریاز ہیں وہاں پہ 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ مختلف اوقات کار میں 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی جو بندش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ حکام کے الیکٹرک سے ہماری جب اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سسٹم میں بہتری آتی ہے اور سپلائی جو ہے وہ اس میں بہتری آتی ہے تو شہریوں کو جو ہے وہ اس کا ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس میں جو ہے وہ کمی کی جاتی ہے، اور اسی کو پیش نظر اس وقت شہر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سپلائی میں کچھ بہتری ہے۔ جو ہائی لاسز ایریاز ہیں وہاں سے بل کی جو عدم ادائیگی ہے اس سبب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اس وقت بھی 10 گھنٹے تک برقرار ہے۔ ابھی بھی 10 گھنٹے برقرار ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ۔ بہت شکریہ حبیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہر میں بجلی کے بعد گیس بھی ناپید ہو گئی ہے۔ لوڈ مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کے باوجود بھی گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان ہیں۔ حلوہ پوری اور ناشتے کی تیاری کے لیے ہوٹلز والے گیس سلنڈرز استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس بحران سے پریشان کمرشل صارفین کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ حلوہ پوری اور چائے کی تیاری کے لیے بھی ہوٹل مالکان گیس سلنڈر پر انحصار کرنے لگے۔ ڈیفینس فیز 2 میں ہوٹلز پر 2.5 ماہ سے گیس غائب ہے۔ حلوہ پوری کا کام کرنے والے ہوٹل عملے کا کہنا ہے کہ گیس سلنڈر کے استعمال سے کاروباری لاگت 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ گاہک سے جب پیسے زیادہ مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ حکومت گیس کی فراہمی کے لیے سوئی گیس کو پابند بنائے۔ یہ سلنڈر والی استعمال کر رہے ہیں، 2 مہینے سے گیس نہیں آ رہی۔ سلنڈر سے تو خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تقریباً 3-4 گنا بڑھ گیا ہے خرچہ۔ سوئی سدرن گیس کمپنی ترجمان کے مطابق اس وقت گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ لوڈ مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے جس میں مختلف سیکٹرز کو گیس کی فراہمی ہفتہ وار شیڈول پر پابند کی جا رہی ہے۔ کیمرہ رفیق کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر غذائی اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ غذائی اجناس 20 روپے سے 30 روپے تک مہنگی ہو گئی ہیں۔ سفید چنا 20 روپے مہنگا ہو کر 320 روپے تک جا پہنچا ہے۔ مونگ کی دال 30 روپے بڑھ کر 200 روپے کلو کی ہو گئی ہے۔ چنے کی دال کی قیمت میں 25 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ بسیم، بتائیے گا مزید کون کون سی اشیاء میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ان کی قیمتوں میں؟ جی بالکل، یوٹیلیٹی اسٹورز پر غریب کی دال جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ غذائی اجناس کی قیمتوں میں 20 سے 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ سفید چنا مہنگا ہوا ہے، دال چنا جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مونگ کی دال جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ سفید چنا جو کہ 20 روپے تک مہنگا ہو کے اب 320 روپے پہ پہنچ گیا ہے کلو۔ اس کے ساتھ ساتھ دال مونگ جو ہے وہ 30 روپے مہنگی ہو کے 200 روپے فی کلو پر چلی گئی ہے، اور اسی جگہ سے دال چنا جو ہے
वो भी तकरीबन 25 रुपये इजाफे से 3 किलो 245 रुपये में पहुँच गई है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताना चलूँ कि मुख्तलिफ कंपनीज की जो 13 मसनूआत है उसकी कीमतों में भी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से जो है वो इजाफा किया जा चुका है। और आप इसके बाद हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कीमतों में इजाफा है। इस हवाले से हमारे शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है वो ये है कि गरीब आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वो आते थे कि आम दुकानों के मुकाबले में यहाँ पर जो अशिया ज़रूरिया है वो सस्ते दामों फराहम होती थी। ताम अब यहाँ पर भी जो है वो महंगाई का राज है। जो शहरी उनका हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुदनोश है, ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया है, इनकी कीमतों में कमी लाई जाए ताकि इनके जो है वो माशी मसाइल भी कम हो सकें। जी अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि स्टोर इंतज़ामिया का क्या कहना है, क्या वजूहात हैं कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं चीज़ों की, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि स्टोर्स पर ग़िज़ाई अजनास दस्तयाब भी हैं या क़िल्लत अभी भी उनकी बरकरार है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि ये कीमतें जो है वो इस्लामाबाद, क्योंकि हेड ऑफिस इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का, तो कीमतें जो है वो वहाँ से बढ़ाई जाती हैं, वो सिर्फ इन कीमतों पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। इसके साथ साथ अगर हम अजनास की सप्लाई के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटा है और चावल है और जो सस्ता घी है उसकी जो है वो अदम दस्तयाबी देखने में आ रही है। और जो यूटिलिटी स्टोर दराए होंगे, ये बताना है कि जो आटा है और जो दीगर ग़िज़ाई अजनास है जिसमें चावल हैं और घी तेल हैं, ये जो है वो सैलाब ज़दगान को फराहम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सैलाब ज़दगान की इमदाद करना जो है वो अव्वलीन तरजीह है। तो इस सूरत की बिना पर जो है ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर फराहम की जा रही है। शहरियों को ये कहना है कि सैलाब ज़दगान उनके भाई हैं, उनकी मदद ज़रूर की जाए, लेकिन जो ज़रूरतमंद तबका है और जो गरीब तबका है, मेहनत कश तबका है, उनकी ज़रूरत को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आटा हो गया, चावल हो गए, तेल घी हो गए, इनकी सप्लाई भी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर इनकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए ताकि ये तमाम अशिया जो है वो सस्ते दामों आसानी से वो खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ईरान और अफगानिस्तान से वाफिर मिकदार में टमाटर और प्याज की सप्लाई कीमतों में कमी का सबब बनने लगी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों में टमाटर 20 रुपये सस्ता होकर 160 रुपये किलो पर आ गया है। प्याज 120 से कम होकर 80 रुपये किलो तक हो गया है। सफ़ेद आलू 70 और लाल आलू 80 रुपये तक बेचा जा रहा है। हरी सब्जियों में लौकी, पालक, तुरई और टिंडा 160 से 200 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब हैं। ताहम हरी प्याज शहरियों की खरीद से दूर हो गई है। शहर में हरी प्याज 500 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं हो सकी, जबकि दूसरी जानिब मटर, सलाद पत्ता 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मिर्चें 200 और हरा धनिया पुदीना 20 रुपये गड्डी तक फ़रोख्त हो रहे हैं। स्कूल के करीब मुनशियात फरोशी के केस में मॉडल ट्राई कोर्ट ने मुलजिम याकूब को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत ने मुलजिम को 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, आज मॉडल ट्रायल कोर्ट बस्ती की अदालत ने स्कूल के करीब मंशियात फरोश करने के केस में मुलजिम को 10 साल सज़ा सुना दी है। अदालत ने जो है अगर मुलजिम याकूब को स्कूल नाज़माबाद के करीब KMC स्कूल के करीब मंशियात फरोश केस में आज फ़रोख्त करने के केस में आज 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही साथ मुलजिम पर जो है 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करने का हुक्म दे दिया है। अदम जुर्माना अदा करने की सूरत में 3 माह मजीद जो है कैद की सज़ा हो सकती है। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुलजिम को 2017 में जो है गिरफ्तार किया गया था, जहां पर मुलजिम से 1100 ग्राम चरस भी बरामद हुई थी और मुलजिम के खिलाफ शरीफाबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि KMC स्कूल जो कि नाज़माबाद में वाक़ है उनके करीब वहां पर मंशियात फरोश कर रहा था। लिहाजा आज अदालत ने मुलजिम के खिलाफ मंशियात फरोशी के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने हमें अपडेट किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंसानी हुकूक की तंजीमें भी मैदान में आ चुकी हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ कैंप लगाया गया है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुएब, बताइएगा।
جی بالکل، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جہاں حکومت اپنا کام کر رہی ہے، فلاحی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ طلبہ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، وہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب کے باہر بیسک ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کونسل آف پاکستان ایجنسی کے ایک کیمپ میں۔ یہاں پر جو ہے سیلاب متاثرین کی امداد جو ہے وہ بڑی بھاری تعداد میں جو ہے وہ جمع کر لی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس تنظیم کے جو ہے کوآرڈینیٹر موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیمپ لگانے کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور اب تک جو انہوں نے امداد جمع کی ہے وہ کب تک جو ہے روانہ کر دی جائے گی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، ہم ایک انسانی حقوق کی تنظیم رن کر رہے ہیں کافی عرصے سے۔ پریس کلب پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک ہم ایک اچھا پازیٹیو میسج پہنچا سکیں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، اور جو آج اس ملک پہ ایک بہت ایک بڑا سانحہ ہو چکا ہے، سکھر والے کیمپ ہو گئے یا دادو والے کیمپ ہو گئے، تو ہم نے اس میں ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھی الائن کیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے ایک ہیں سولجر بازار والا ہمارا جو کیمپ ہے، وہاں پہ ہم نے، کیونکہ ابھی وہاں پہ بارشوں کی وجہ سے مچھر اور دوسری ڈیزیز وغیرہ بھی بڑھ گئی ہیں، تو ایک ڈاکٹرز کی ٹیم اور اس کے ساتھ ہم نے کوائل اور ماسپیل وغیرہ کا بھی ارینجمنٹ ایک بھاری مقدار میں کیا ہوا ہے، جو کہ ہم یہ جتنا بھی اسٹاک ہے ہم یہ SSU جو کہ گورنمنٹ ادارہ ہے، فورس ہے، ہم اس کے تھرو بھجوائیں گے تاکہ آسانی سے صحیح ہاتھوں تک پہنچ سکے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ہماری ایک پبلک سے اپیل ہے کہ آگے بڑھیں، اداروں کا تعاون کریں، کیونکہ یہی ادارے ہیں جو آپ کے لیے ہر وقت آپ کی ہر پریشانی میں یہی ادارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تمام ادارے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں، ان کا بھرپور تعاون کریں۔ جو بندہ جس استطاعت سے اپنی ہیلپ کر سکتا ہے کسی بندے کی، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، تو کائنڈلی آج ہمارے ملک کو، ہمارے پاکستانیوں کی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے، تو آئیں ہم مل کے بدلیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ کراچی کے 5 مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ان کی جانب سے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے تمام تر شہریوں سے جو ہے گزارش کی گئی ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے تاکہ وہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ جی بہت شکریہ شعیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر $2.58 مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈالر $221.42 سے بڑھ کر $224 پر پہنچ گیا ہے۔ 3 روز میں انٹر بینک میں ڈالر $5.02 مہنگا ہو چکا ہے۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، بتائیے گا کیا وجوہات ہیں کہ روپیہ قابو نہیں آ رہا اور ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ جی، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے 1.16 کروڑ ڈالر تو موصول ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی درآمدی ادائیگی اور سیلاب کی وجہ سے دیگر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ سبزی اور دیگر سامان جو امپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ڈالر کی طلب دیکھی جا رہی ہے۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر $2.58 مزید مہنگا ہو گیا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر 222 کے بعد $223 کی سطح بھی عبور کر گیا۔ اس وقت انٹر بینک میں ڈالر $224 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے اور اب ہفتے 3 روز میں بات کی جائے تو انٹر بینک میں ڈالر $5.02 مہنگا ہو چکا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ بات جو طلب دیکھی جا رہی ہے درآمدی ادائیگی کی وجہ سے روپے پر دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا اشرف، یہ بتائیے گا کہ جب IMF کی طرف سے قسط بھی کلیئر ہو گئی ہے اور یہی معاشی ماہرین تھے جو کہہ رہے تھے کہ ڈالر جو ہے اب وہ کم ہوگا، روپے کی قدر جو ہے بڑھے گی، اب ان کا تجزیہ بھی بدل گیا ہے، کیا وجوہات ہے؟ جی دیکھا جائے جو پاکستان کی ماہانہ جو امپورٹ بل دیکھیں تو تقریباً $5 ارب کے قریب ہے اور ایکسپورٹ جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ کم ہوئی ہے، $3 ارب فوکس کر رہے تھے تو $3.25 ارب کے قریب آئی ہے اور اس کا جو ڈفرینس ہے وہ جو تجارت کا یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ بھی بڑھ گیا، اس کی وجہ سے بھی روپے پر دباؤ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ IMF سے جو ابھی فنڈس ملے ہیں وہ صرف $1.16 کروڑ ملے ہیں، لیکن پاکستان کو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اور یہاں پہ ماہرین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کے بعد دیگر مالیاتی ادارے جو کہ $3 سے $4 ارب دینے کی توقع کی جا رہی تھی وہ اگر آئیں گے اس کے بعد ہی روپے کی قدر میں بہتری ہوگی اور باقی وزیر خزانہ بھی مسٹر اسماعیل بھی کہہ چکے 2 سے 3 ماہ لگیں گے جس میں روپے کی قدر میں استحکام آ سکے گا کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو ہے بھاری ڈالر کی جو ہے ضرورت ہے، زر مبادلہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی سیلاب کے بعد جو دیکھا جا رہا ہے تو بڑا نقصان ہوا ہے معیشت کو اور حکومت کے ایک اندازے ہیں کہ 1000 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ڈالر میں دیکھا جائے تو وہ تقریباً جو 4 سے 4.5 ارب ڈالر بنتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ روپے پر نظر آ رہا ہے۔